फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक अध्ययन पूरा हो चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में तृतीय उत्थान के प्रकरण 5 का आज आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पद्य खंड को। प्रकरण 5 में हमने गद्य विधाओं के विकास को देखा और समझा, और सबसे अंत में हम समालोचना के विकास को पढ़ रहे थे। उसी का ये आज अंतिम वीडियो है। इसके बाद कल से हम पढ़ेंगे पद्य खंड को। आइए आगे देखते हैं। इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीत, काव्यभेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया है। इन्हीं दोनों वादों अर्थात प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, इन दोनों वादों के विचार से ही, के दृष्टिकोण से ही यह कहा जाने लगा कि अब समालोचना जो है वो लक्षण, नियम, रीत, काव्य भेद, गुण दोष आदि पर आधारित नहीं होती है। समालोचना से इन सभी का, इन नियमों का विचार उठ गया है। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है ये विचारणीय है। परंतु ये कथन कहाँ तक व्याप्ति है, इसकी कहाँ तक ये सच है और कहाँ तक झूठ, ये विचारणीय है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुविधा के लिए। साहित्य में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वो विचार की व्यवस्था के लिए और काव्य संबंधी चर्चा में सुविधा रहे, सुविधा रहे, उसके लिए दिए गए थे। पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा। ये दिए तो इसलिए गए थे कि काव्य संबंधी चर्चा हो, उसके गुण दोषों का जब उसका विवेचन हो। कहने का तात्पर्य है कि जब काव्य का विवेचन हो तो उस विवेचन में सुविधा रहे कि इन इन आधारों पर विवेचन किया जा सके। परंतु जब नियमों में इतनी कठोरता आ गई, ये कठोर नियम ना होकर कठोर बंधन हो गए और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे, और इन्हीं नियमों को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब परिवर्तन का समय आता है। जब कोई बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से आगे चली जाती है, तो वहाँ पर परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। उसका रिएक्शन आता ही आता है। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है। यूरोप में जो अनेक प्रकार के वाद उठते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, वह इसी पर आधारित है कि वहाँ किसी एक वाद की जब अति हो जाती है तो उसके विरोध में, उसके रिएक्शन में दूसरा वाद उठता है। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। अतः हमें सामंजस्य करने की बुद्धि रखनी चाहिए, उसी से काम लेकर अपना अलग मार्ग, स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। किसी वाद में किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। अपनी बुद्धि को लेकर जो भी प्रचलित वाद हैं उन सब में किसी एक के पीछे न भागकर सभी का सामंजस्य निकालना चाहिए और उसी के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे अपने हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में, उसके रिएक्शन में छायावाद का जन्म हुआ, और छायावाद में अव्यक्त सत्ता को लक्ष्य करके जब काव्य रचा जाने लगा तो इस काव्य की जब हद हो गई तो उसी में से फिर यथार्थ की ओर मुड़ता हुआ प्रगतिवाद जन्मा, और उससे भी आगे बढ़कर इसका स्थान प्रयोगवाद ने लिया, जिसमें परंपरावादी साहित्य से हटकर भी कई प्रयोग साहित्य में किए गए। जो परंपरागत उपमान चल रहे थे उनको हटाकर नए नए उपमान और जो जीवन का यथार्थ है उसको अलग अलग रूपों में वर्णित किया गया। वही तात्पर्य यहाँ पर आचार्य शुक्ल का है कि जब किसी एक वाद की अति हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा वाद उसी में से जन्म लेता है। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से, जो बेल बूटे और नक्काशी का जो लक्ष्य होता है उसके समान काव्य का
भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख किया जा चुका है। काव्य रचना का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान ही लगातार कहा जाता रहा है। जिस प्रकार बेल बूटे और नक्काशी का लक्ष्य सुंदरता बढ़ाना होता है, उसी प्रकार काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान ही कहा जाता रहा है और इससे काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख हो चुका है। और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है और यह भी कहा जा चुका है कि काव्य के साथ जब कला शब्द जुड़ जाता है तो उसका लक्ष्य सौंदर्य विधान हो जाता है और ये सब इसी शब्द के कारण हुआ। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। कलाएं 64 मानी गई हैं और इन 64 कलाओं के भीतर काव्य की गिनती नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने से मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है जिसके अनुसार अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति है। ये यहाँ पर आचार्य शुक्ल बताते हैं कि मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत जो है उसको भी यहाँ पर बता देना आवश्यक है, उससे भी यहाँ पर असर पड़ा है। वो सिद्धांत क्या है? जिसके अनुसार अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना जो अंतस में निहित होती है वो ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति है। वही कला निर्माण करने वाली जो अंतर्वृत्ति है वह यही है। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। जिस प्रकार चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि ललित कलाएं हैं, तो इस प्रकार वहां कविता भी ललित कलाओं में दाखिल हुई, उसका भी प्रवेश हुआ। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया। इसीलिए इसका लक्ष्य धीरे धीरे अन्य कलाओं का जिस प्रकार सौंदर्य प्रदान करना है, सौंदर्य विधान करना है, उसी प्रकार काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान ही ठहरा दिया गया। जबकि यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप में सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लेकर ही की जाए। जब ये बात कह दी गई कि सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित है, जब ये ठहरा दिया गया, तब पुरुष कवियों के लिए स्वाभाविक हो गया कि उसकी जो सारी सौंदर्य भावना, उनकी जो अंतस की सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो गई। प्रकृति के जो क्षेत्र थे उनमें जो सुंदर दिखाई पड़ा उसकी तुलना या उसको स्त्री सौंदर्य के रूप में ले लिया और उसके भिन्न भिन्न अंग लेकर उनका वर्णन किया। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए। अरुणोदय अर्थात जो सूर्योदय की छटा है उसका अनुभव किस प्रकार किया गया कि कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्जवल वस्त्र या शुभ्र ह्रास द्वारा किया जाए। आकाश में फैली हुई कादम्बिनी तब तक सुंदर न लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। तो प्रकृति की जितनी भी छटाएं, जितनी भी सुंदरता थी, जितने भी प्रकृति के अंग थे, उन पर स्त्री अंगों का, उसके गुणों का, सबका आरोप कर दिया गया। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है। उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। अगर ये काम वासना ही काव्य को प्रेरित करती है, कला को प्रेरित करती है, तो अब तो स्त्री कवियों अर्थात कवयित्रियां भी होने लगी हैं। तो जिस प्रकार कवियों ने प्रकृति पर स्त्री सौंदर्य का आरोपण किया है, उसी प्रकार जो कवयित्रियां हैं वो भी पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर वो भी उनका अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में जो क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला है उसको दाढ़ी मूछ के रूप में उन्हें भी देखना चाहिए, जिस प्रकार पुरुषों ने किया। अगर ये कला काम प्रेरित है तो अब आइए देखते हैं। काव्य रचना और काव्यचर्या दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। काव्य रचना और काव्यचर्या दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों से आए। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों की बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तन्मयता की दशा में।
जो सिद्ध लोग हुआ करते थे, उनकी बहुत सी बातों का आभास स्वप्न में हो जाया करता था अथवा तन्मयता की दशा में ऐसा आभास होता था। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाले जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे। कवि भी अपने भाव में मग्न होते हैं। जब किसी एक भाव में तन्मय हो जाते हैं, जिस भाव में तन्मय होकर एक रचना फूटती है, एक रचना का जब उनके अंदर निर्माण हो रहा होता है, जब वो अपनी तल्लीनता में रहते हैं, मग्न होते इस प्रकार जब कवियों को लोगों ने देखा, तो उन्होंने भी प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना लोक या स्वप्न लोक में विचरने वाले जीव उनको समझ लिया और प्यार और श्रद्धा से ऐसा कहने लगे। यह बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद रूप में चलती रही। ये बात कवियों की प्रशंसा के रूप में ही चलती रही। पर ईसा की इस 20वीं सदी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड द्वारा प्रदर्शित की गई। फिर ईसा की 20वीं सदी में ये जो तथ्य था वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड द्वारा प्रदर्शित किया गया। उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी। जिस प्रकार स्वप्न अंतःसंज्ञा में निहित रहता है, अर्थात कहना चाहिए जिस प्रकार सबकॉन्शियस माइंड में स्वप्न रहते हैं, कहते हैं कि अधिक से अधिक जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं, जो हम सोचते रहते हैं, वही स्वप्न बनकर हमें दिखाई देती हैं। वही यहाँ पर क्या कहा गया है, स्वप्न अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त वासनाएं जो हैं, उनकी तृप्ति का एक साधन है, अंतर्विधान है। उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी, और इसी प्रकार जो कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना है, वह भी स्वप्न की ही भांति है। इससे कवि कल्पना और स्वप्न का अभेद भाव और भी पक्का हो गया। इससे कवि की कल्पना और स्वप्न का जो अभेद भाव है, दोनों में समानता थी, वो और भी पक्की हो गई। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर है। जिस प्रकार स्वप्न में वस्तु दिखाई पड़ती है उसमें, और अनुभूति में जो आती है, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, कल्पना में आई हुई जो वस्तुएं हैं उनको अनुभव करने में, और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की जो अनुभूति होती है, उसके स्वरूप में बहुत अंतर होता है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं। अतः जब काव्य रचना की जाती है या काव्य चर्चा होती है, उसमें स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं है। बहुत अधिक भरमार स्वप्न की नहीं करनी चाहिए। यों ही कहीं कहीं साम्य के लिए यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं। कहीं कहीं साम्य के लिए एक आध बार स्वप्न शब्द का प्रयोग हो जाए कल्पना के साथ तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु कल्पना और स्वप्न को एक ही नहीं समझना चाहिए। इस दोनों में समानता नहीं दिखाना चाहिए। अब मद और मादकता लीजिए। काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले अनुमित होता था। अब मद और मादकता, काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में होता था। यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया है, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है। पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी, ये इस प्रकार की रूढ़ी साहित्य में कहाँ प्रचलित थी? फारस में। वहाँ का साहित्य जो इस्लाम के पूर्व का था वह नष्ट कर दिया गया है, परंतु शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी हुई है, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग प्रेम मद में मतवाले आजाद जीव माने जाते थे। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग प्रेम मद में जो मगन रहने वाले थे, मतवाले जीव, दुनिया की परवाह न करने वाले ऐसे जीव माने जाते थे। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना वहां जड़ पकड़ती गई। धीरे धीरे मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना कवियों के संबंध में भी जड़ पकड़ती गई। कवियों को भी फक्कड़ और मतवाला कहा जाने लगा, और वहां से हिंदुस्तान आई। और वहां से कहाँ से? फारस से। वहां से हिंदुस्तान आई। यूरोप में गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता था। और यूरोप में भी गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की इस भावना को काव्य में कोई जगह नहीं दी जाती थी। कवि और काव्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं था। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ था।
जर्मन कवि गेटे जो था वो बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ था। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग नहीं माने जाते थे। उनको भी लोक व्यवहार की अच्छी जानकारी थी। वो भी लोक व्यवहार को मानने वाले कवि थे। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बायरन और शैली में दिखाई पड़ा। बायरन और शैली में एक खास तरह का मतवालापन दिखाई पड़ा, जिनकी चर्चा यूरोप ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुंची। जिनकी चर्चा बायरन और शैली की चर्चा केवल यूरोपीय साहित्य अंग्रेजी साहित्य में ही न रहकर हिंदुस्तानी साहित्य तक भी पहुंच गई। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बनती आ रही थी वह और भी पक्की हो गई। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना थी जो फारसी साहित्य के प्रभाव से चली आ रही थी वह और भी पक्की हो गई। तो यहाँ से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हिंदी का बायरन, हिंदी साहित्य का बायरन किसको कहा जाता है, हिंदी साहित्य में बायरन किसे कहा गया है, ये आप बताइएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताएंगे। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोरपंथ आदि कुछ संप्रदाय में तथा सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। अब भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना कहाँ से आई? ये अघोरपंथ साधु जो होते हैं उनसे, आदि कुछ संप्रदायों से तथा फिर सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं से। अघोरी साधुओं जिसका जो अघोर पंथ था और सिद्ध साधु जो थे उनसे ये भावना भारत में चली आ रही थी। कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी, कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था, ना कि मतवाला होना जरूरी समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कवि को किस प्रकार का होना चाहिए। ये ठीक है कि राजशेखर ने राजसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है। ये भी ठीक है कि राजशेखर ने राजसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवि जो हैं उनके स्वरूप का वर्णन किया है और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है। जो उन्होंने कवि के लक्षण बताए हैं उनमें मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं, वो ऐसे कवि के लक्षण हैं जो दरबारी कवि है। मुक्त हृदय जो कवि हैं उनका लक्षण वहां पर नहीं बताया है। पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से झूमने वाला, लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना गया। पर अपने यहाँ वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज तथा चंद्रवरदाई से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक इतने कवि हुए हैं, इनमें कोई भी मत से झूमने वाला या लोक व्यवहार से अनभिज्ञ मत वाला नहीं था, फक्कड़ या दुनिया से बेपरवाह नहीं था। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होती है। प्रतिभाशाली जो कवि होते हैं उनकी प्रवृत्ति अर्थ में रत, जो साधारण व्यक्ति होते हैं जिनका लक्ष्य अर्थ साधन होता है, उनसे भिन्न और मनस्विता लिए हुए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जो लोगों को देखने में एक सनक सी जान पड़ती है कि वह इतना अर्थ केंद्रित नहीं होते हैं और लोगों से, साधारण लोगों से कुछ भिन्न होते हैं। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं वैसे ही वे अपने किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार साधारण मनुष्य अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, अर्थोपार्जन करने में जिस प्रकार साधारण मनुष्य लीन होते हैं, उसी प्रकार कवि जो होता है वो अपने एक उद्भासित प्रसंग को लेकर उसी में लीन रहता है। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्त के साथ प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना इत्यादि कहने लगे। कवियों के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा होती है लोगों में, उसके कारण लोग जो कवि की अपने प्रसंग में लीन रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना और निराली दुनिया में विचरना आदि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगें। पर इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशंसा में इन बातों को सुनकर उसको चरितार्थ करने में ही लग जाएं। लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें ही कहते रहते हैं, पर कवि लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना
करते ही हैं। समालोचक गण अपनी बातें कहते रहते हैं, पर कवि लोग जैसी उनकी मौज होती है वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। कवियों पर साहित्य के मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। समालोचकों का कवियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो मीमांसाकार हैं उनका प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषतः नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। बहुतेरे कवि विशेषतः वे कवि जो नए नए होते हैं। समालोचक जो सिद्धांत निकालते हैं, जिस प्रकार सुझाव देते हैं, उस पर चलने का प्रयत्न भी करते हैं। उपर्युक्त वादों के अनुकूल इधर उधर बहुत कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई। जो उपर्युक्त वाद बताए गए हैं उनके अनुकूल काव्य रचना यूरोप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बंगला में हुआ। इसका यूरोपीय साहित्य का कुछ अनुकरण बंगला में भी हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा। आजकल अर्थात जब आचार्य शुक्ल ये पुस्तक लिख रहे थे तब छायावाद था। तो छायावाद के नाम से जो कविता तब पुकारी जाती थी, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाता है। अर्थात जो प्रभाववाद है, अभिव्यंजनावाद है, फक्कड़पन या मतवालापन है, इन सब की थोड़ी थोड़ी झलक छायावाद में देखने को मिलेगी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन सभी सिद्धांतों को सामने रखकर कवियों ने रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई, जिनकी देखा देखी बंगला और हिंदी में भी होने लगी। उनकी जो इन सब सिद्धांतों के, इन सब वादों के जो आदर्श हैं, उनके अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई थी। उन्हीं की देखा देखी बंगला में और फिर बंगला से हिंदी में भी होने लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं आदर्शों को सामने रखकर ही हिंदी कवियों ने कविताएं की हैं। इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। ये कहने का इतना सा वर्णन आचार्य शुक्ल का यहाँ पर करने का प्रयोजन, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि यूरोपीय साहित्य में जो फैशन के रूप में बातें प्रचलित होती हैं, जो वाद प्रचलित होते हैं, उनको कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर, उनको दिखाकर कुतूहल उत्पन्न करने की जो चेष्टा की जाती है, ये केवल एक मस्तिष्क शून्यता ही कही जाएगी। और साथ ही साथ जिन हिंदी पाठकों के सामने ये लाई जाती हैं, उन पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना ही है। ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये अपने हिंदी साहित्य में पहले से प्रचलित हैं। उसी को किसी न किसी नए रूप में, किसी न किसी नए कलेवर में ला के हिंदी पाठकों को दिखाना या उनको बताना कि ये नई हैं, अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ साथ पाठकों पर भी मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना मात्र है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। काव्य और कला पर निकलने वाले जो भड़कीले लेख हैं, उसमें आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार जो हैं, उनका सर्वथा अभाव रहता है, जिसे देखकर दुख होता है। आवश्यक अभिज्ञता, आवश्यक जो जानकारी है, अभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ अर्थात जिसको जानकारी ना हो, और अभिज्ञ अर्थात आवश्यक अभिज्ञता अर्थात आवश्यक जानकारी और स्वतंत्र विचारों का अभाव लेखों में होता है। तो इसको देखकर दुख होता है। इधर कुछ दिनों से सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है। इधर कुछ दिनों से अर्थात तत्कालीन वर्तमान साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम थी, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धृत किया करते हैं। जिसे कुछ लोग उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है, अपने यहाँ भी कहा है कहकर इसको उद्धृत किया करते हैं। ये कोमल पदावली ब्रह्मा समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है। ये जो पदावली है सत्यम शिवम सुंदरम, ये ब्रह्मा समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की पदावली है और वास्तव में द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। ये द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, ना कि उपनिषद का वाक्य है, जिसको लोग अपने यहाँ भी कहा है ऐसा लिखकर इसको उद्धृत करते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। कि किसी साहित्य में, कोई भी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो या कोई अन्य,
उसमें बाहर के लोगों की बाहरी साहित्य की नकल कर लेने से उस साहित्य की प्रगति या उन्नति नहीं हो सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए। बाहर से सामग्री लेना गलत नहीं है, बाहर से सामग्री लीजिए, खूब लीजिए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए। उसको पहले समझिए, परखिए, उसके बाद उसको अपने साहित्य में जगह दीजिए, अपने साहित्य में स्थान दीजिए। ऐसा नहीं है कि वह वहाँ से हटाई जा रही हो और हम उसको कूड़ा करकट के रूप में अपने साहित्य में इकट्ठा कर लें। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए। जब हम वहाँ से सामग्री, किसी भी कहीं से बाहरी सामग्री अपने साहित्य में ले रहे हैं, तो किस आधार पर लें? पहले उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, उसकी पूरी विवेचना हो, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे, जिससे हमारा साहित्य जो है उसके स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे, ना कि वो बाधित हो। किस प्रकार के वाद कहाँ चले हैं, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, उसको हम अपने साहित्य में जस का तस नहीं रख सकते। तो पहले अपने साहित्य के अनुसार वहाँ की चीज़ों को लें, उनमें जो अच्छा है, हमारे साहित्य के अनुकूल है, उसकी प्रगति में सहायक है, ऐसी चीज़ों को ही हम बाहर से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आधुनिक काल प्रकरण 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति जो हम पढ़ रहे थे, वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत जो गद्य साहित्य था वो पूरा अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे काव्य खंड की ओर, जो कि फिर से संवत 1900 से 1925 तक पहले हम पढ़ेंगे, और जिसे आचार्य शुक्ल ने पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत रखा है। काव्य की उन्होंने 2 धाराएं की हैं, एक पुरानी धारा और एक नई धारा। तो अगला वीडियो इसी काव्य खंड की पुरानी धारा पर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें और ये पूरी सीरीज़ भी आप इसी प्रकार देखते रहें।